फ्राइडे फीवर। जी हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसी खास पेशकश लेकर आएं जो कि थीम बेस्ड हो। बाजार में इस वक्त कई सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि प्ले आउट हो रहे हैं बाजार के लिए, भारत के लिए। अगर लंबी अवधि की चाल देखें तो ग्रोथ स्टोरी पर तो भरोसा कायम है, लेकिन ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि छोटे और मझोले शेयर्स की अगर बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, कई सारे शेयरों ने दमदार रिटर्न्स, दमदार एक्शन दिखाए हैं। और इनफैक्ट कुछ शेयरों की अगर बात करें तो 80, 90 और 100 के स्तरों पर ये जाते हुए दिखे। और अब भी कई सारे मौके हैं, ऐसे कई सारे शेयर्स हैं छोटे मझौले कैटेगरी में जो कि 80 रुपए के, 90 रुपए के और 100 रुपए के, यानी कि 100 रुपए के अंदर के लेवल्स के हैं और यहां से मल्टी बैगर बनने का दमखम रखते हैं। आजकल 100 रुपए में मिलता क्या है जी? मल्टी बैगर स्टॉक मिलते हैं। हम आपको बताएंगे क्या है ये मल्टी बैगर स्टॉक, आपको बताएंगे कि बाजार में रफ्तार है तो कहां मौका अब की बार है, क्योंकि बड़े सारे लेवल्स के स्क्रिप्ट तो आप देखते ही होंगे, लेकिन आपकी एपेटाइट को जो मैच कर जाएं, जो आपके प्राइस मेन्यू या कह सकते हैं कि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, ऐसे शेयर्स भी तो होने चाहिए। और ऐसे शेयर्स हमारे पास है। ये लिस्ट हमने तैयार की है हमारी इस खास कैटेगरी 80, 90, पूरे 100 में। आइए करते हैं शुरुआत। तो भाव में कम लेकिन इन शेयरों में है दम। जी हाँ, मल्टी बैगर बनने का दमखम रखने वाले ये शेयर जो कि अगले 20 से 22 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरे साथ दो बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि अपनी लिस्ट लेकर आए हैं और इस लिस्ट से जुड़े अपने रैशनल और इन स्टॉक्स को क्यों आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं वो बताएंगे। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर हैं और आशीष कपूर हैं, बाजार के जाने माने दिग्गज जो कि अपनी एनालिसिस और अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। दोनों का ही स्वागत करते हैं। आशीष जी आपका स्वागत है, अविनाश जी आपका स्वागत है। तो क्लियरली आज की जो थीम है आशीष जी, अविनाश जी, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में तो काफी अच्छा एक्शन हमने देखा। छोटे मझौले शेयरों का वक्त तो आ चुका है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के मन में सवाल होगा कि छोटे मझौले शेयरों में इतनी तेजी तो है, स्टॉक कौन सा खरीदें? और आज की इस थीम में इन्हीं स्टॉक्स पर जिक्र होने वाला है, इन स्टॉक्स पर बात होने वाली है। बाजार में रफ्तार है और कहां मौका है, आइए समझते हैं। अविनाश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, और क्योंकि हमारी थीम है कि आज हम रीजनेबल प्राइस पर एक स्टॉक सेल लगाने वाले हैं, होटल सेक्टर से शुरुआत करते हैं क्योंकि होटल सेक्टर में अनलॉक थीम के बाद एक अच्छा एक्शन दिखा और वो एक्शन जो है बरकरार रहा। छोटी मझौली होटल स्पेसेस में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती नजर आ रही है। ओरिएंटल होटल्स के चार्ट्स को लेकर आते हैं। ओरिएंटल होटल्स की पिछली अगर ट्रेंड को हम देखें और अब तक के ट्रेंड को देखें, स्टॉक ने रिटर्न भी दिखाया है। अविनाश जी, आपके रैशनल क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे लग रहा है कि देखिए, ओरिएंटल होटल के पहले बताने के पहले मैं यही कहूँगा कि मिड कैप शेयरों में जो अल्फा बनता है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। और हमने देखा है पिछले हफ्ते जो तेजी मिड कैप स्टॉक्स में आई है, मेरे ख्याल से आगे भी बरकरार रहेगी। कंपनीज छोटी ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ और बिजनेस मॉडल अगर अच्छा है तो निवेशकों को यहाँ पे पैसा बनाने का मौका ज़रूर मिलेगा। ओरिएंटल होटल की बात करें तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे अभी होटल सेक्टर में माहौल चल रहा है, कल ही इंडियन होटल्स के नंबर्स आ गए हैं, तो ओरिएंटल होटल्स ने भी नंबर्स दमदार दिखाए। मेरे ख्याल से नॉट ओनली ARR, लेकिन जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। मेरा अनुमान है कि अगले साल भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओरिएंटल होटल में आपको देखने को मिलेगा। तो 100 रुपये का नीचे वाला शेयर है, 88, 89 की प्राइस है। अगर हम ऑपरेटिंग मैट्रिक्स देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग्स ग्रोथ, तो मुझे लग रहा है कि 125, 130 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है। होटल सेक्टर हमको लग रहा है अगले साल भी अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल, तो चलिए होटल स्टॉक्स में ओरिएंटल होटल्स इस कड़ी में हमारा सबसे पहला स्टॉक और होटल स्पेस पर ही फोकस है। अविनाश जी की पसंद है ओरिएंटल होटल्स। 130 के टारगेट से 1 साल का अवधि, 1 साल का नजरिया बनाकर आपको चलना है। आशीष जी की तरफ बढ़ते हो। आशीष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि थीम से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? छोटे मझौले शेयरों पर आपका कन्विक्शन कितना है? और शुरुआत में आपके साथ डिफेंसिव से करना चाहूंगी क्योंकि डिफेंसिव में फार्मा क्षेत्र में अच्छा एक्शन, अच्छी मजबूती हमने पिछले दिनों देखी भी है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसने कह सकते हैं कि स्टैग्नेशन भी देखा और उसके बाद रिवाइवल भी आप देख रहे हैं, और अच्छा खासा रिवाइवल है। मार्क्सन्स फार्मा अगर देखेंगे स्टॉक में इसी साल के रिटर्न्स अगर देखें, अच्छी खासी मजबूती देखी जा चुकी है। ऑलमोस्ट 66% पिछले 6 महीने में स्टॉक चल चुका और इस साल में अकेले 40% की मजबूती है। कैसे देखते हैं स्पेस को आशीष जी आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मेरे प्रीवियस जो कोलीग ने जैसे बताया कि मिड कैप में अगर आप ठीक खेल सकते हैं तो बहुत शानदार रिटर्न्स आते हैं।
और मार्केट का भी रुझान ऐसे ही लग रहा है कि पूरा इंडेक्स अगर देखा जाए तो रेंज बाउंड है और लग ही रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो अपॉर्चुनिटी जरूर है यहाँ पे अच्छा एक्यूमुलेट करने की वेल्थ को। पर मैं एक चीज पर जरूर ध्यान देना चाहूंगा कि मिड कैप में जब आप खेलते हैं तो वो आपको बहुत चौकन्ना रहना होता है। एक तो आपको रिसर्च बहुत अच्छी करनी पड़ती है क्योंकि मिड कैप में कैजुअलिटी फैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है और क्योंकि कंपनियां छोटी हैं तो उनको अगर किसी वजह से रफ वेदर फेस करना पड़े या कुछ मैनेजमेंट में दिक्कत आए तो लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है रिलेटिव टू लार्ज कैप और रिलेटिव टू इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो अगर आप तभी करें अगर आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो तभी मिड कैप में खेलें, वरना लार्ज कैप ही बेटर रहता है ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए। हैविंग सेड दैट, जहां तक फार्मा का सवाल है मैं जरूर समझता हूं कि सेक्टर डिफेंसिव भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक बहुत इसमें अहमियत इसलिए है क्योंकि बहुत जरूरत से जुड़ी हुई चीज है जो कि इसकी हमेशा डिमांड रहनी है। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में इसमें एडवांटेज भी है क्योंकि बहुत सारे देशों में केमिकल्स और फार्मा इंडस्ट्री को फेज आउट किया जा रहा है। तो इंडिया का एक एडवांटेज और एक कह सकते हो कि एक इनफ्लो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में इसमें, और उसमें जो दिग्गज कंपनीज हैं उसका पूरा फायदा उठा रही हैं और आगे भी उठाएंगी। तो उसमें जरूर इसमें, और दूसरी बात है कि फार्मा ने पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 3 ईयर अंडर परफॉर्म किया है। तो स्टॉक्स अवेलेबल हैं बड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में क्योंकि रिलेटिवली यहाँ पे बहुत ज्यादा इन फेवर सेक्टर नहीं रहा। तो उस तरह से भी ठीक है। जहाँ तक मार्क्स फार्मा की सवाल है, दिस थिंग है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसे आपने ठीक बताया कि पिछले कुछ समय में रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी का अभी भी परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और अभी जिस तरह से साइज है कंपनी का अभी भी बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल आगे दिख रहा है। और इसमें मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, एक फर्स्ट आगे 93 और दूसरा 105 का। ओके, तो चलिए मार्क्सन्स फार्मा एक होटल स्पेस से जुड़ा स्टॉक और दूसरा फार्मा स्पेस है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर इस वक्त आता हुआ। हमारे पास बड़ी लिस्ट है इसलिए एक्सपर्ट से भी यही गुजारिश होगी कि अपने आंसर्स जो है उन्हें ब्रीफ रखें। अगला शेयर जो है अविनाश जी आपसे जानना चाहूंगी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। वैसे तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी के कारोबार में कार्यरत है ये कंपनी और सर्विसेज इन्हीं स्पेसेस में प्रोवाइड करती है, लेकिन रिटर्न्स की अगर बात करें ऑफकोर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखे नहीं हैं हमने जितने अन्य मिड कैप प्लेयर्स के नजर आए हैं। लेकिन कर्ज मुक्त कंपनी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अविनाश जी काफी अच्छा है कि यहाँ से अच्छे लेवल्स की गुंजाइश आपको दिखती है? बिल्कुल मानसी, देखिए इंजीनियर्स इंडिया पहले तो मैं बता दूं ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। और आपने सही कहा कि देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा स्टेडी मूवर है लेकिन डिविडेंड्स बहुत अच्छा देता है, करीबन 2-2.5% का अभी भी इस लेवल पे डिविडेंड यील्ड चल रहा है। सबसे अच्छी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी के पास करीबन 3,500 करोड़ की कैश है। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की एक्सपांशन अभी ओएमसीज कर रही है प्लस जिस प्रकार का प्रॉफिट ट्रेजेक्ट्री हमको आने वाले साल में दिख रहा है, यहाँ पे करीबन 105-106 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। बिल्कुल लो वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक चल रहा है। मेरे ख्याल से जिनको 6 से 12 महीने की अवधि के लिए खरीदना है अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। तो करंट प्राइस टारगेट हमारा 105 है, 105 प्राइस टारगेट है और यहाँ से खरीदारी की जा सकती है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में स्टडी मूवर है लेकिन आगे अच्छे लेवल्स की पूरी गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है, 105 तक के लक्ष्य। अगला स्पेस जो है आशीष जी आपकी तरफ आएंगे और नैल्को का स्टॉक आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। एज द नेम सजेस्ट नेशनल एल्यूमिनियम से जुड़ी कंपनी है, कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया। तो क्लियरली नैल्को के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें यहाँ पर पॉजिटिव्स ढेर सारे अविनाश जी। रिटर्न्स को आशीष जी इनफैक्ट रिटर्न्स को अगर साइड में रखें ऑलमोस्ट 8 to 9% रिटर्न शायद हमने देखे जरूर हैं। एक बार प्लेट आपके सामने आ जाएंगी और आप समझेंगे कि कितने रिटर्न्स यहाँ पर नजर आए। लेकिन आशीष जी जहाँ मैं देख रही थी इनके पॉजिटिव्स, फंडामेंटली तो डेट फ्री है ऑलमोस्ट, बुक वैल्यू भी हम देख रहे हैं 1.17 टाइम्स देखने को मिली है, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है और गुड प्रॉफिट ऑन अ कैगर बेसिस सालाना आधार पर करीब 33% का इस स्टॉक ने दिखाया, 7% के रिटर्न्स हैं। आशीष जी आपका भरोसा इस स्टॉक में? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपने काफी चीजें तो आप बताई दी, इसमें मैं संक्षेप में यही बोलूंगा कि कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है। इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत एफिशिएंसी ऑपरेशन में भी। सिर्फ एक थोड़ा सा सेंटीमेंट रहा है हमेशा पिछले कुछ सालों में, खास करके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की
के खिलाफ रहा है सेंटीमेंट, तो उसमें नेल्को में भी रिटर्न इसलिए थोड़ा सबड्यूड रहे। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से पब्लिक सेक्टर के हमने देखा कंपनीज में दोबारा जान आ रही है, सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि नेल्को में दोबारा एक री रेटिंग का चांस बनता है। और मेरे मुताबिक कंपनी का उस तरह से भी अच्छा है क्योंकि जो एल्यूमिनियम और बाकी कमोडिटीज का आगे फ्यूचर आउटलुक यहाँ से सुधरता हुआ दिख रहा है। तो दोनों तरफ से टेलविंड्स हैं। पीएसयू सेक्टर में दोबारा सेंटीमेंट ठीक हो रहा है, प्लस जो इनकी एल्यूमिनियम कमोडिटी है उसमें दोबारा से जान आने की बहुत उम्मीद है। तो दोनों तरफ से टेलविंड्स हैं। और जैसे आपने ठीक बताया, कंपनी बहुत लो वैल्यू पे है अभी, और डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। अपसाइड में मैं समझूंगा कि 98 का एक पहला लक्ष्य है, पर अगर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं कुछ समय के लिए तो 127, जो कि यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न देगा, तो 127 तक इसका टारगेट होना चाहिए अगर आप साल डेढ़ साल का होल्ड करके रख सकते हैं। काफी अच्छे टारगेट्स यहाँ पर आशीष जी की तरफ से यहाँ नजर आ रहे हैं। नैल्को में 82-83 के लेवल्स के आसपास आप अभी देख रहे थे इसकी कल की क्लोजिंग, और इन लेवल्स के ही, इन स्तरों के ही आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन मजबूती के पूरे आसार है, 127 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो 82 से 127 तक के स्टॉक जा सकता है। ऑफकोर्स इन्हें लॉन्ग टर्म प्ले के लिए रखें, और इनफैक्ट ये तो लेवल्स हैं जो कि रैशनल लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी और ज्यादा तेजी के पूरे आसार हैं। वक्त वक्त पर इन स्टॉक्स को आपको रिव्यू भी करना होगा, लेकिन पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले स्टॉक हैं ये। आगे बढ़ते हैं और अविनाश जी आपसे जानना चाहेंगे, बात करेंगे पीटीसी इंडिया की। पीटीसी इंडिया 27 अप्रैल या फिर आजकल के अगर दाम देखेंगे 92 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखा है। और इस साल के रिटर्न्स की अगर बात करें, महज 3 से 4 महीनों में 13% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने दिखाए हैं। पीटीसी इंडिया पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, पीटीसी इंडिया में हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि शेयर 12-13% जैसे आपने कहा बढ़ गया है, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पावर ट्रेडिंग मार्केट इंडिया में काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। पीटीसी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और 24 में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की पावर कंजम्पशन बढ़ने वाली है, जनरेशन बढ़ने वाली है, पावर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेगी। तो यहाँ पे करीबन 125-130 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो जिन लोगों ने लिया नहीं है वो अभी भी खरीद सकते हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे अगले 6 से 12 महीने में ग्रोथ शायद FY23 पूरे साल के मुकाबले में काफी अच्छी रहेगी। तो नियर टर्म के लिए 130 का टारगेट प्राइस यहाँ पे लेके इसमें डेफिनेटली एक निवेश बनता है। ओके, 130 के टारगेट को मानकर चले, यहाँ पर भी निवेश का नजरिया बनाकर आप चल सकते हैं। पीटीसी इंडिया के स्टॉक प्राइस में 130 तक के टारगेट्स। अरविंद रिटेल, आशीष जी आपकी लिस्ट में है गारमेंट एंड अपैरल से जुड़ी कंपनी, और गारमेंट एंड अपैरल या स्पेस की अगर बात करें, अच्छा एक्शन, अच्छे मूव्स तो हमने देखे हैं, क्योंकि कई सारे डेवलपमेंट्स इन दिनों, जैसे जैसे फैशन में डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन कंपनियों को अपने कारोबार में भी कई सारे डेवलपमेंट्स, कई सारे इनोवेशंस करने पड़ रहे हैं, और इनफैक्ट ये करने में कामयाबी भी हाथ लगी है। अगर देखेंगे इस साल तक के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 10% अरविंद फैशन ने दिखाए हैं। यहाँ से कितनी ज्यादा मजबूती आपको नजर आती है स्टॉक में? देखिए, जैसे आपने ठीक बताया, मेरे मुताबिक यहाँ पे अभी एक ना वे बिगिनिंग है, क्योंकि जिस तरह से हमारी एक यंग पॉपुलेशन है, आगे चलकर पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉशियस अबाउट ड्रेसिंग अप, लुकिंग वेल, लुकिंग फीलिंग गुड, एंड ये सब चीजें एक तरह से आप उसका भी ग्रोथ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर पॉपुलेशन बिल्कुल हैंड टू माउथ बेसिस पे थी। जैसे जैसे आबादी शहरों में बढ़ रही है और एफ्लुएंस बढ़ रहा है, ये सब चीजें बहुत अब काम फोकस में आई हैं। तो अरविंद का ये एडवांटेज है कि इनके बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, इनके पास काफी बहुत लंबी लिस्ट ऑफ ब्रांड्स हैं जो काफी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को कवर करती है। प्रेजेंस बहुत अच्छा है और काफी सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, काफी सालों से इसी लाइन में है, गारमेंट्स में है, और बैकग्राउंड भी इनका टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है कंपनी का। तो इसलिए बहुत एडवांटेज आगे चल के इनको मिलना चाहिए। और अभी इमीडिएटली मैं समझूंगा कि 114 का फर्स्ट टारगेट और 135 अगर आप अगेन तो लंबा होल्ड कर सकते हैं, 1 ईयर प्लस अगर हॉरिजन का रखते हैं, तो 135 तक का टारगेट यहाँ पे आ सकता है।
एब्सोल्युटली, एक ऐसा शेयर है जो कि न्यू इंडिया को भी पसंद आएगा और जिस तरह से थीम है हमारी भारत की जो युवा सोच है, इस युवा सोच को मद्देनज़र रखते हुए भी, और इनफैक्ट जहां हम थीम्स की ही बात कर रहे हैं, जहां हम इन स्पेसेस की बात कर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स दिखाए हैं, एक और थीम है जिसका जिक्र होना चाहिए, केपेक्स थीम। और केपेक्स थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स या सेक्टर्स जो है उनमें अच्छा खासा एक्शन दिखा है। केपेक्स थीम की जहाँ बात हो रही है तो रेलवे एंड इंफ्रा की तो बात होगी ही। अविनाश जी, रेलवे स्टॉक्स आपके रेडार पर भी है और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सरकार का लगातार फोकस है रेल रोड इंफ्रा को बढ़ावा देने का, और 10 ट्रिलियन का जो ओवरऑल केपेक्स आउटले है पिछले साल के लिए, इस वक्त अगर देखें बजट में 2.4 ट्रिलियन का यहाँ पर कह सकते हैं कि बजट में एलोकेशन किया गया है, विच इज़ लाइक 50% पिछले साल के मुकाबले अगर देखें। कैसे देख रहे हैं रेलवे स्पेस को? और रेल विकास निगम लिमिटेड आपकी लिस्ट में है, क्या होगी इस स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी? नहीं, बिल्कुल देखिए, रेल विकास निगम एक बड़ा रेल इंफ्रा प्लेयर है, करीबन 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इस कंपनी को गवर्नमेंट नवरत्न स्टेटस देने वाली है। तो ये इसी कारण से हमने देखा कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा उछाल आपको स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन जिस प्रकार का ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार की रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले 1.5-2 सालों के लिए, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ऑल्सो शुड बी वेरी गुड। और जैसे आपने कहा कि रेलवे बजट में जो इन्वेस्टमेंट आउटलाइन किया है उसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो अबाउट 8 to 12 मंथ में 140-145 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे जरूर निवेश करें। थोड़ा सा चढ़ चुका है स्टॉक, तो थोड़ा सा स्लोली बाय करें, बट डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव, इसी के चलते रेल विकास निगम लिमिटेड, इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन हमने देखा है। IRFC, राइट्स लिमिटेड, RVNL, IRCTC, इन तमाम शेयरों में अच्छी खासी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स नजर आए हैं। और मिड कैप छोटी मझोली शेयरों की सूची में से अगर कुछ आप लेना चाहते हैं तो फिर RVNL को स्टॉक को बिल्कुल याद रखिएगा, इसे जरा भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टेक्सटाइल प्ले की, टेक्सटाइल स्टॉक्स की जहां बात करते हैं। आशीष जी, कौन से शेयर पर आपका भरोसा है? पर्टिकुलरली ऑफकोर्स हमारे पास जो लिस्ट आपकी आई है उसमें वेल्सपन इंडिया का जिक्र तो है ही, और इस स्टॉक की अगर बात करें इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिली, अपबीट गाइडेंस के लेवल्स भी आए हैं, नतीजों में कुछ कंसर्न्स भी थे, लेकिन स्टॉक प्योरली स्टॉक मूवमेंट की अगर बात करें, क्या लगता है आपको? देखिए, वेल्सपन मेरे मुताबिक बहुत ही अच्छा सेफ स्टॉक है, क्योंकि कंपनी का एक सेगमेंट जो है टेरी टॉवल्स और उससे जुड़ी हुई फर्निशिंग का, उसमें क्लियर लीडरशिप पोजीशन है। इनफैक्ट दुनिया की काफी अच्छी एस्टैब्लिश्ड कंपनी मानी जाती है वेल्सपन इंडिया इस सेगमेंट में। तो उसको लिहाज से देखा जाए तो आगे ग्रोथ बहुत है, क्योंकि यहाँ से जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है और वेल्सपन इंडिया का पूरा एडवांटेज उसमें मिल रहा है। तो फंडामेंटली बहुत अच्छी स्टोरी है, काफी सालों से इतना चली भी नहीं इतना जितना इसका पोटेंशियल है, पर मेरे को लग रहा है कि इसका एक्ट दोबारा से अच्छा आ रहा है और सेंटिमेंट भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। तो मैं समझूंगा कि अगले साल 1.5 साल के व्यू से काफी पॉजिटिव है। 115 का एक इमीडिएट टारगेट है जो कि सेल्फ काफी अच्छा है, रिटर्न है यहाँ से, और 155 तक ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रहा है अगर आप थोड़ा लंबा इसको होल्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से काफी पॉजिटिव है और काफी अच्छा पोटेंशियल है अर्निंग्स का, और डाउनसाइड लिमिटेड है क्योंकि जैसे बताया कि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और काफी अच्छी वेल एस्टैब्लिश्ड है, अपने सेगमेंट की क्लियर लीडरशिप पोजीशन है इसके पास। अपने सेगमेंट के लीडर स्टॉक वेल्सपन इंडिया, इनफैक्ट केपेक्स की भी अगर बात करें और साथ ही इनके गाइडेंस की बात करें, 10 से 12% सेल्स ग्रोथ FY24 के लिए उन्होंने गाइड की है। मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आई और मार्जिन को लेकर गाइडेंस जो है, कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन गाइडेंस 15% के। आपको बताएं लो कॉटन और फ्रेट प्राइसेस जो है वो काफ़ी हद तक मार्जिन को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है जो कि प्ले आउट करेगा वेल्सपन इंडिया और टेक्सटाइल प्लेस के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स आशीष जी और अविनाश जी हिडन जेम्स इस वक्त हमारे सामने रख रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि अमूमन बातचीत में तो आते हैं, नजर आते हैं, लेकिन ये पॉकेट जो है, ये पॉकेट कई बार ऐसा होता है कि हमारी नजर से हट जाती है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त हमारी लिस्ट से हमारे एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट अपनी लिस्ट से हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है अविनाश जी, काफी इंटरेस्टिंग नाम है और मैंने थोड़ी रिसर्च भी की, जुपिटर वेगन्स।
कमर्शियल व्हीकल स्पेस से जुड़ी कंपनी है और स्टॉक प्राइस भी आ जाएगा ऑलमोस्ट 100-105 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखा है ऑन अ कैगर बेसिस। अविनाश जी, जब मैं पढ़ रही थी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन ये स्टॉक आपकी लिस्ट में क्यों है? ऑफ कोर्स एक साल में रिटर्न्स तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आगे यहाँ से क्या लगता है स्टॉक के लिए? नहीं, बिल्कुल मानसी, देखिए ये कंपनी भी रेलवे वैगन्स बनाती है, लेकिन इनका मेन प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए ये फुली बिल्ट बॉडीज बनाते हैं और करीबन 70% का मार्केट शेयर वो एंजॉय करते हैं। इस कंपनी की हिस्ट्री देखें तो मानसी, ये कंपनी पहले सेप्को लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। इसका मर्जर हो गया और इनको अभी इनके पास वैगन बिजनेस है और कमर्शियल व्हीकल के लिए एफबीवी बिजनेस है। इनफैक्ट पिछले 6-9 महीने में इन्होंने जो कमाया वो पूरे साल के नंबर्स इन्होंने ऑलरेडी ओवरटेक किए हैं। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 145-150 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और जिस प्रकार से अभी इनके पास ऑर्डर्स है वैगन्स के, करीबन 6000 वैगन्स की ऑर्डर है, तो इनको भी कम से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई साल भर के लिए निवेश करता है तो करीबन 145-150 का टारगेट प्राइस मिलेगा। ये रेलवे वैगन्स और कमर्शियल व्हीकल्स, ये दोनों सेक्टर्स के ऊपर एक अच्छा प्ले, तो यहाँ पे निवेश का मौका जरूर बनता है। के रेलवे वैगन्स और साथ ही कमर्शियल व्हीकल, ये दोनों ही सेगमेंट्स हैं जिस पर कार्यरत है और जुपिटर वैगन्स एंड न्यू नेम इन द लिस्ट, अ डिफरेंशिएटेड वन, 150 तक के टारगेट्स। आशीष जी, आपकी लिस्ट में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। हाउसिंग फाइनेंस थीम को आप कैसे देख रहे हैं? इस सेक्टर, इस सेगमेंट को कैसे देखते हैं? इस साल तक के रिटर्न्स की अगर बात करें, स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन आगे की लिस्ट या कह सकते हैं कि आगे की स्टोरी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए कैसी नजर आएगी? देखिए, इसमें अगेन देयर इज नो ब्रेनर कि हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे बहुत आगे स्कोप बहुत अच्छा है और कंपनी भी ठीक ठाक कर रही है। इसमें इनफैक्ट एक रफ फेज जो कंपनी का था वो हम देख चुके हैं, ऑलरेडी पास हो चुका है। तो उसके अलावा उसके बाद में मैं समझूंगा कि यहाँ से रिटर्न्स काफी ठीक ठाक होने चाहिए कंपनी के, क्योंकि जो सुधार हुआ है कंपनी का आफ्टर द टर्मोइल जो इट वेंट थ्रू, वहां से मैं समझूंगा कि यहाँ से इस लेवल से कंपनी का आगे काफी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। 125 का इमीडिएट टारगेट है मेरा यहाँ पे और 140 का थोड़ा लंबा भी, अगेन 1 ईयर प्लस का टाइम हॉरिजन हो तो 140 तक का टारगेट लेके बाय कर सकते हैं। ओके, 140। यहाँ पर जो डाउनफॉल या कंसर्न्स थे वो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के लिए खत्म हुए और इसी के चलते कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का बनता हुआ है इस स्टॉक पर। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 1 साल का नजरिया रखकर चल सकते हैं और यहाँ पर टाइम फ्रेम के साथ 140 तक के टारगेट्स को माने। बैंक्स फाइनेंशियल्स की लगातार हम बात करते भी हैं और लेंडिंग बिजनेस जो है इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, बीट बैंक्स या फिर एनबीएफसीज। हमने देखा है लेंडिंग बिजनेस के लिए इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे, बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए अगर आप देखेंगे, नतीजे जब आए, लोन ग्रोथ के सिनेरियोज हमने देखे, काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे हैं स्पेस को, चाहे फिर वो बड़ी दिग्गज बैंक्स हो या छोटी मजौली। अविनाश जी के लिस्ट में बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया पर आपकी राय, आपका रैशनल और आगे क्या टारगेट से जा रहे हैं अविनाश जी? पहली बात तो मानसी, मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी तरह से सुधार ली है। सबसे बड़ी बात, लोन बुक ग्रोथ हमको लग रहा है कि FY24 के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा, डबल डिजिट में होना चाहिए। प्लस मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ रहा है, इनका रिटेल नेटवर्क भी काफी बड़ा है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं, अराउंड 1 टाइम बुक चल रहा है, तो करीबन 108-110 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। जिनको सेफ बेट चाहिए, ज्यादातर जो महंगे बैंक शेयर्स नहीं है लेकिन जो स्टेडी रिटर्न चाहिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया अच्छा क्वालिफाई कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है और एंट्री लेवल भी काफी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव एंट्री लेवल है, इस वक्त आप खरीदारी का मौका बनाकर चल सकते। 110 तक के टारगेट्स, पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर नजर आएगा। डिफेंस प्लेस पर आशीष जी की है नजर, एरोस्पेस एंड डिफेंस से जुड़ी कंपनी और डिफेंस के लिए तो हमने देखा है डिफेंस सेक्टर ने इनफैक्ट डिफेंस की हैवी वेट्स ही देख लीजिए, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार ऑर्डर विंस के चलते काफी हद तक फोकस में। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कि हमारे व्यूअर्स को ऐसे स्टॉक दें जो कि इन स्तरों पर अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। BEL, इस स्टॉक को देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस वक्त आपको 100 के लेवल्स के आसपास ही मिलेगा और इस साल तक में रिटर्न्स में पॉजिटिव जरूर दिखाएं रिटर्न्स, लेकिन आगे आशीष जी बताएंगे कितनी रिटर्न्स की यहाँ पर क्षमता नजर आती है। आशीष जी। ठीक बताया। जहाँ तक डिफेंस फंडिंग का सवाल है, वहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा अब आगे चल के डिफेंस फंडिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत फोकस है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लेके आने का, डिफेंस एक्सपेंडिचर का। इसमें
खास करके सबसे ज्यादा एडवांटेज दो कंपनीज को है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल। अब जहां तक बीईएल का सवाल है, स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ सालों में, और मेरे को कोई शक नहीं कि आगे चल के ये प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत स्कोप है डिफेंस प्रोडक्शन का यहाँ पे आने का, और उसमें बीईएल को एक बहुत वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, उसको पूरा पूरा फायदा आगे मिलने वाला है। कंपनी का मैं समझूंगा कि अभी भी निवेश करने लायक है, काफी अच्छा रिटर्न आगे चल के आ सकता है। 108 का इमीडिएट टारगेट है और 115 का टारगेट है एक 1 ईयर प्लस के टाइम हॉरिजन के साथ। ये राय आपको बीएल पर मिलती हुई, और सही कहा आशीष जी आपने, एचएएल और बीएल इस सेक्टर के लीडर्स हैं, और इस वक्त अगर आप देखेंगे एचएएल के स्टॉक प्राइस जो है वो 2890 के आसपास है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं सही वक्त सही लेवल पर रीजनेबल अफोर्डेबल स्टॉक्स भी आपको बता रहे हैं, और इसी लिस्ट में बीएल का स्टॉक है। अच्छे लेवल्स हैं, खरीदारी जरूर कीजिए। आगे इस सेगमेंट इस सेक्टर के लिए ग्रोथ स्टोरी काफी पॉजिटिव है, और इसी के चलते इस सेक्टर के लीडर्स तो चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन चलिए इस लिस्ट में कुछ और नाम भी हैं। गेल का स्टॉक अविनाश जी आपके लिस्ट में है, और इस साल यानी कि महज जनवरी से लेकर अप्रैल तक इस स्टॉक ने करीब 20% तक के रिटर्न्स दिखा दिए हैं। यहां से क्या और मजबूती के आसार हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि गेल गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काफी बड़ा प्लेयर है। अभी हाल ही में किरित कमेटी पटेल की पारिक के जो रिकमेंडेशंस हो गए, इसमें एक बात क्लियर है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा, बट गैस ट्रांसमिशन की पाइपलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव मोड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया मेरे ख्याल से साल भर का है तो डेफिनेटली आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इनका काफी बड़ा स्टेक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये स्टॉक स्लो मूवर है, बट डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए एक साल का एक तो नज़रिया बनाना होगा, पेशेंस आपको मेंटेन करना होगा, और स्टॉक में भी आपको रिटर्न ज़रूर मिलते हुए दिखेंगे। तो ये हो गई आपकी लिस्ट तैयार, और हमारी इस लिस्ट में सारे के सारे थीम्स जो भी इंपॉर्टेंट वंस हैं उन्हें लेने की कोशिश हमारे एक्सपर्ट्स ने की है। इन थीम्स में बैंक्स फाइनेंशियल्स भी हैं, इन थीम्स में रेलवेज भी हैं, यहाँ पर फैशन एंड रिटेल भी है, और साथ ही अगर आप देखें हाउसिंग फाइनेंस और डिफेंस जैसे थीम्स भी हैं। ये सारे के सारे थीम्स वो हैं जो कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में हर रोज एक नई कहानी बना रहे हैं, और इसीलिए इन थीम से जुड़े स्टॉक्स को आपको समझना चाहिए, और इसके पीछे की रैशनल डीप डाइव कर हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। इन्हें अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी।